नमस्कार दोस्तों, आज है 10 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज मेरा नड्डी का दिन है तो मैं जा रहा हूँ नड्डी। अभी मेरे पास पेमेंट में कहीं से 2 नोट आए थे और वो 2 नोट काले काले से थे काफ़ी। ऐसा लग रहा था कि वो नोट जले हुए हैं, एक्चुअल में वो जले हुए नहीं थे। अभी मैं गया धर्मशाला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, ठीक है। तो मैंने वो नोट एक्सचेंज करने के लिए बोला। पहले तो उसका मिसबिहेव ये था, अंदर कैसे आ गए, परमिशन लेके आना चाहिए, ऐसे कैसे आ गए अंदर। सिर्फ लड़ने का बहाना अगर किसी को चाहिए, लड़ना ही है तो लड़ाई करने में 1 मिनट लगता है। मुझे लड़ाई करनी होती, मैं उसको यही बोलता, आपने डोर ओपन करके रखा हुआ है तो अंदर ही आएगा कोई, परमिशन थोड़ी ना लेगा। और आप डोर के बिल्कुल साथ बैठे हुए हो, या तो आपकी सीटिंग, आपकी चेयर बहुत अंदर है तो मैं बोलूँ भी मे आई कम इन सर। आप तो डोर के आगे बैठे हो। लड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। खैर मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने कहा सॉरी सर। अब ये कह के मैंने उसको नोट दिखाए तो आधे घंटे तक उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। मैं गलत आ गया हूं उसी रास्ते पे दोबारा, जो रास्ता बंद है। पता नहीं रास्ता कब बनेगा। आधे घंटे के बाद उसका रिस्पॉन्स आया, ये नोट तो जले हुए हैं, ये कैसे हो सकता है, कहां जला दिए। उसमें भी अगर मैं उससे आर्ग्यूमेंट्स करता, जबकि मेरे पास जवाब था। जवाब ये था, अबे अकल के अंधे, आंख का अंधा तो है ही, अकल का भी अंधा था। 37-38 साल एज होगी उसकी, दाढ़ी रखी हुई थी, पीछे जूड़ा औरतों की तरह रखा हुआ है। कहता कि नोट जला हुआ है। अगर वो नोट जला होता, मैं आपको भी बता दूं नॉलेज के लिए, अगर कोई कागज जला हुआ होता है, चाहे वो नोट हो, कॉपी का कागज हो, किसी बुक का पेज हो, अगर वो जला हुआ होता है और अगर हम उसको फोल्ड करते हैं तो वो टूट जाता है। जला हुआ पेपर बता रहा हूं मैं आपको। अगर वो नोट जला हुआ होता तो मैं उसको फोल्ड करके रखता तो वो टूट चुका होता। वो नोट कोयले में काला हो गया था, हल्का सा। वो तो सारा ही काला रहा था लेकिन हल्का हल्का हो रहा था, और उसको कह रहा था वो जला हुआ नोट है। फिर भी नखरे करने के बाद 45 मिनट्स के बाद, पौने घंटा लगाने के बाद उन्हें वो नोट एक्सचेंज कर दिया। और उसमें भी पूछा कि आपका अकाउंट SBI में है। ये चीज मुझे उनकी अच्छी लगी कि आपका अकाउंट SBI में है तो आप एक्सचेंज करा रहे हो। एक लड़का और था, उसका अकाउंट कांगड़ा में था, तो उन्होंने उससे कहा कि भी आपने कांगड़ा में एक्सचेंज क्यों नहीं करवाया, यहाँ क्यों करवा रहे हो। तो उसने जो रीजन दिया मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या कहा उस लड़के ने। पारस धीमान था उस लड़के का नाम। उसका 1 नोट था, मेरे 2 नोट थे। अगर मेरा अकाउंट यहाँ नहीं होता तो इसका मतलब वो एक्सचेंज नहीं करता। खैर वो सेकेंडरी चीज है, काम हो गया लेकिन मिसबिहेव के साथ हुआ। 80% नौजवान ऐसे हैं जो बैंक्स में नौकरी कर रहे हैं, उनकी सर्विस बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं बैंकों के साथ तभी से डील कर रहा हूं जब से मैं अकाउंट्स लाइन में हूं, कम से कम 25 साल हो गए। ये फर्स्ट पर्सन ऐसा देखा जिसने मिसबिहेव किया है। 20% नौजवान ऐसे हैं जिन्हें बात करने की मैनर्स नहीं है, ये उसी 20% लोगों में से था। अगर ये नोट एक्सचेंज नहीं होते तो जिससे मैंने लिया उसको वापस कर देता। उसने क्लियरली कहा था कि अगर नहीं एक्सचेंज होंगे तो मुझे वापस कर देना, मैं तुझे दोबारा दूसरे नोट दे दूंगा फ्रेश। तो ये तो रही नोट्स की बात। अभी मेरा जो आज स्कूल का दिन है बुधवार, आज सबसे जरूरी काम है। जो स्कूल्स या जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो कंपनी 20 से कम कर्मचारी रख रही हैं, जिनके एम्प्लॉय 20 से कम हैं, वो अपने आप को EPF डिपार्टमेंट में रजिस्टर ना करें। और जिन मालिकों ने अपने आप को EPF में रजिस्टर कर लिया है और उनके एम्प्लॉय जो हैं वो 20 से कम हैं और रजिस्टर भी कर लिया है, तो उनको हर महीने EPF देना ही पड़ेगा। सैलरी का 12% नौकर का कटेगा, कर्मचारी का, और 12% स्कूल का ऐड होके वो उसके कंट्रीब्यूशन में चला जाएगा। किसके? नौकर के, जो नौकरी कर रहा है। अब वो स्कूल, वो कंपनीज तो फंस गई ना जिनके एम्प्लॉय ही 20 से कम है और फिर भी रजिस्टर कर दिया है।
लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनको मेरा सजेशन, मेरी एडवाइस यही है कि वो ईपीएफ में अपनी टांग ना फंसाएं। अगर किसी को भी ईपीएफ मंथली पे करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्कूल है जो मुझसे टाई अप करना चाहता है, मैं मंथली ईपीएफ उनके पे कर सकता हूं और यूएएन नंबर जनरेट होते हैं वो कर सकता हूं, ईएसआई का काम कर सकता हूं। मैं तो अपने शहर का बता सकता हूं कि धर्मशाला शहर के अंदर ईपीएफ और ईएसआई का काम करने वाले लड़के या जो भी अकाउंटेंट्स हैं या सीए हैं वो बहुत कम हैं, नॉलेज नहीं है। मैंने ये काम यमुनानगर से सीखा हुआ है, वहाँ ये काम ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों को पता है। यहाँ ये काम कम है, मैंने देखा है कि ईपीएफ वाला कोई मिलता ही नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैंने ये काम सीखा हुआ है और मैं कर रहा हूँ, और जो कोई सीखना चाहता है तो फेस टू फेस उसको बता भी देता हूँ। फ़ोन पे किसी को एडवाइस चाहिए तो वो भी दे देता हूँ। तो अगर किसी भी स्कूल को कोई हेल्प चाहिए, वो मंथली मुझसे टाई अप करना चाहते हैं कि भाई उनका मंथली कंट्रीब्यूशन जो है रिटर्न चली जाए ईपीएफ की या ईएसआई की, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे ब्लॉग में जितने भी शॉर्ट्स डले हुए हैं उन शॉर्ट्स में मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग ये इतना ही था। जो कुछ हुआ या जो कुछ होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया कि ईपीएफ में बेवजह अपने आप को ना फंसाएं। जब तक किसी स्कूल के, कॉलेज के, हॉस्पिटल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो 20 से कम हैं, वो ईपीएफ अप्लाई ना करें, ऐसे ही चलते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।